कल्पना कीजिए कि अगर आज का एक ही भारत 565 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और रियासतों में बटा होता तब क्या होता। हर देश हर राज्य का अपना एक क्या होता, संविधान होता, अपना एक कानून होता, अपनी एक सेना होती और अपना एक झंडा होता। यात्रा करना भी उतना ही क्या हो जाता, कठिन होता। लेकिन सौभाग्य से आज हमारा एक भारत, मजबूर भारत, सशक्त भारत हमारी रियासत के एकीकरण की ही देन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतहर मिर्जा और आप सभी विजय पथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक टॉपिक है रियासतों का विलीनीकरण। उसी टॉपिक पर आज हमें चर्चा करना है। साथ में हमें यह भी देखना है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलीनीकरण हुआ था। साथ में आज के इस टॉपिक से पहले अब तक जितने भी इसमें से सवाल बने हुए हैं उन सवालों को हम चर्चा करेंगे और आगामी जो भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं उस एग्जाम्स में किस तरह से सवाल बन सकते हैं उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है ये फुल लेंथ वीडियो रहेगा जो कि पूरी तरीके से सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजी व्यापम, शिक्षक भर्ती और जितने भी स्टेट के अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स में क्या आएंगे, ये काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा और कुछ नहीं तो कम से कम एक बार वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको उन सवालों को दिखाना चाहूंगा जिन सवालों को अब तक जो है व्यापम और पीएससी ने अपने एग्जाम्स में लिया हुआ है और किस तरह से आगामी एग्जाम्स में सवाल बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल पहला है, राजनांदगांव व छुई खदान के राजा किस वंश के थे। आमतौर पर सवाल जो है वंश से ही बना हुआ है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था। निम्न में से कौन से जोड़ी छत्तीसगढ़ के किस राज्य एवं उनके राजवंश सुमेलित नहीं है। सुमेलित कीजिए बोला है। एक तरफ रियासत के राजा रियासत दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजवंश दिया हुआ है। एक तरफ चाकबंगा रियासत की राजधानी क्या थी, राजधानी पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से सवाल अब तक बने हुए हैं। किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। साथ में किस काल में इस राज्य की सामंती रियासतें भारत संघ में सम्मिलित की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। छत्तीसगढ़ की रियासतों को भारतीय संघ में विलय किस तिथि को हुआ था। और यहाँ से इस तरह के सवाल जो है बने हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलीनीकरण। हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के देशी रियासत और रियासतों का विलीनीकरण, कैसे यह प्रक्रिया शुरू हुई, किस प्रकार से भारत संघ में रियासतों का क्या किया गया, विलय किया गया। इस पर हमें क्या करना है, चर्चा करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा आपको जिसका नाम है रियासत। तो मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर चलता हूँ कि कैसे इन रियासतों की शुरुआत हुई, कैसे इनका नाम पड़ा और क्या वास्तव में कारण थे जिस वजह से ये रियासत अलग अलग हो गए और बाद में इन्हें एक करना जरूरी हो गया हम सभी के लिए। जानकारी या वीडियो में आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 14 रियासतें थी जो स्वतंत्र रूप से ब्रिटिशों के अधिसत्ता में या ब्रिटिशों के अनुबंध में क्या करती थी, शासन किया करती थी। लेकिन आजादी के तुरंत बाद इन्हें क्या कर दिया गया, भारत संघ में मिला दिया गया। रियासत शब्द की शुरुआत कहां से होती है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके पृष्ठभूमि पर जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा कलचुरी काल में। और कलचुरी काल में एक राजा था जिसका नाम है प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल का जो शासनकाल चला है 1198 से 1222 तक चला हुआ है। और प्रताप मल्ल के बाद ही कलचुरियों में राजनीतिक जो अस्थिरता है वो दिखाई देती है। इस वजह से यहां से क्या प्रारंभ हो जाता है, अंधकार युग। कहने का आशय यह है कि कौन शासक हुआ, किसने शासन किया, क्या प्रमुख घटनाएं हुई, इसके बारे में क्रमबद्ध जानकारी नहीं मिलती। तो इसी अंधकार युग के दौरान जब 14वीं सदी का मध्य भाग आया, किस समय, 14वीं सदी, तो छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्से में यानी कि आपका संबलपुर, खरियार और सोनपुर यानी कि रायगढ़ और महासमुंद से लगा हुआ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में चौहान राजाओं की सत्ता स्थापित हुई। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पश्चिम में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में गढ़मंडला क्षेत्र आता है। इस गढ़मंडला क्षेत्र में गोंड राजाओं का शासन स्थापित हुआ और इन गोंड राजाओं ने छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर अपना क्या स्थापित किया हुआ था, अधिकार स्थापित किया हुआ था। और बीच में ये क्या चल रहा है भाई, बीच में कलचुरी चलेंगे। कलचुरी राजा अपना शासन यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में संचालित कर रहे थे। इसी बीच होता यह है कि छोटी छोटी जमींदारी
या छोटे छोटे जमींदारी या भूमि के हिस्से को जमींदारी के रूप में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ये जमींदार किसी प्रकार का केंद्रीय अधिसत्ता को कर नहीं देते थे, मतलब जिस राजा के अधीन में थे कुछ जमींदारियां कर देते थे, कुछ कर नहीं देते थे, लेकिन केंद्रीय अधिसत्ता को पूर्णतः सहयोग प्रदान करते थे। एक आपने सुना होगा कि कलचुरी शासक हुए हैं बहारेंद्र साय। कौन हुए हैं? बहारेंद्र साय। बहारेंद्र साय ने ही क्या किया था भाई, एक व्यक्ति है सोना खान के जिसका नाम है बिसई ठाकुर बिंझवार। ये आपके सोना खान के जो जमींदार थे शहीद वीर नारायण सिंह, उनके पूर्वज माने जाते हैं बिसई ठाकुर बिंझवार। इन बिसई ठाकुर बिंझवार को इन्होंने 13 गांव सोना खान के आसपास के क्षेत्र को दिए और जमींदारी सौंपी थी। इसी से ही जमींदारी की क्या होती है, शुरुआत होती है। जैसे ही कलचुरी काल समाप्त होता है मराठा काल प्रारंभ होती है। मराठा काल जैसे ही आता है, मराठा काल में भी बिंबाजीराव भोसले के समय में 3 नई जमींदारियां बनाई गई, जिसमें से एक राजनांदगांव, एक है आपका खुज्जी और एक है आपका छुई खदान। इस प्रकार से यह छोटी छोटी जमींदारियां आगे चलती गई और मराठों के शासनकाल में भी जमींदारियों से क्या थे भाई, अच्छे संबंध रहते थे। जमींदारियों के द्वारा क्या किया जाता था, राजस्व में योगदान दिया जाता था और सैन्य में सहयोग दिया जाता था। बिंबाजी के शासनकाल में कुल 32 जमींदार क्या थे, मान्य किए गए थे। ठीक है। जैसे ही मराठा शासनकाल समाप्त होता है 1854 में, जब छत्तीसगढ़ ब्रिटिशों के अधीन शासित होता है, तो 1854 में आने के बाद ब्रिटिशों ने पुनः एक नए सिरे से जमींदारियों का क्या करवाया, सर्वेक्षण करवाया। अब इस सर्वेक्षण के पीछे का कारण क्या था, 1854 के बाद 1857 में होने वाली घटना। कहते हैं ना 1857 को भारत का पहला राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहुत इतिहासकार इसे नहीं मानते। 1857 की क्रांति जब हुई, उसका व्यापक प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़ा। और छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे तो शहीद वीरनारायण सिंह के द्वारा क्या विद्रोह किया गया, सोना खान का विद्रोह किया गया। वो क्या थे, सोना खान के जमींदार थे। इसी के साथ सुरेंद्र साय का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह और हनुमान सिंह का सैन्य विद्रोह, ये सारे विद्रोहों ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर फिर से इस प्रकार का कोई संगठन खड़ा हो जाता है या संगठित होकर भारतीयों के द्वारा आंदोलन कर दिया जाता है तो हमें तो भारत छोड़कर जाना पड़ जाएगा। तो अंग्रेजों ने यहां पर दिमाग लगाया और 1857 जैसी क्रांति या विप्लव दोबारा फिर से शुरू ना हो सके, इस वजह से उन्होंने एक नए सिरे से 1862 में क्या करवाया, जमींदारियों का फिर से सर्वेक्षण करवाया। तो यहां पर एक चीज को याद रखेंगे, 1862 में अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था का नए सिरे से क्या करवाया, सर्वेक्षण। और उन्होंने ऐसे जमींदारियां जहां 1857 के क्रांति जैसे विद्रोह को दोबारा अंजाम दिया जा सकता था या फिर से इस प्रकार की घटनाएं हो सकती थी, ऐसे जमींदारी क्षेत्रों को एक नए सिरे से नया दर्जा दिया। और इन्होंने सर्वेक्षण के बाद 1864 में रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में कहा गया कि अब जमींदारियों को 2 वर्ग में बांटा जाएगा। एक वर्ग कहलाएगा रियासत और एक वर्ग कहलाएगा क्या, जमींदारी। समझ में आ रहा है जी? क्या कहा मैंने, 1862 में सर्वेक्षण करवाया और यह सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में हुआ था, पूछे तो क्या बताओगे, सर रिचर्ड टेम्पल के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, रिचर्ड टेम्पल के नेतृत्व में यह सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। 1864 में रिचर्ड टेम्पल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया कि अब यहाँ की जो जमींदारियां हैं उसको 2 वर्गों में बांटा जाएगा, एक कहलाएगा रियासत और एक कहलाएगी क्या, जमींदारी। और 1865 में छत्तीसगढ़ के 14 जमींदारियों को किसका दर्जा दिया गया, रियासत का दर्जा दिया गया। और जो आपके ये रियासत होंगे इसके प्रमुख को क्या कहा गया, राजा कहा गया या फ्यूडिटरी चीफ का दर्जा इन्हें दिया गया, जो अंग्रेजों के अधीनता में क्या करेंगे, शासन करेंगे। रियासत का दर्जा देने वाले या रियासत का दर्जा पाने वाले जो क्षेत्र होते थे उनके साथ अंग्रेजों के अनुबंध काफी लंबे समय तक चलते थे। पहले जो लगान का निर्धारण होता था वो 3 वर्ष 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए हुआ करता था। जैसे ही रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ, उन रियासतों को जो है अब लगान 10 साल और 20 साल के लिए एक मुश्त क्या कर दिया जाता था, निर्धारित कर दिया जाता था। तो रियासत के राजाओं को भी क्या हो जाती थी, संतुष्टि हो जाती थी। इसी के साथ अंग्रेजों के साथ उनके अन्य गठबंधन और विभिन्न प्रकार की संधियां भी संचालित होती थी, जिससे ये रियासत के राजा अंग्रेजों के सहयोग और उनके विरोध दोनों तरह से क्या करते थे, अपने शासन का संचालन किया करते थे। तो रियासत की शुरुआत कब से हुई पूछे तो क्या बताओगे, 1865। और इस रियासत को ही क्या कहा जाता है, सामंतीय शासन या सामंती राजा। 2-3 सवाल यहां से बने हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा सवाल कि छत्तीसगढ़ में
जो जमींदारियां थी उन्हीं को ही क्या किया गया, रियासतों का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में कितनी 14 जमींदारियां थी, उन 14 जमींदारियों को किसमें, रियासत में तब्दील कर दिया गया। अब ये रियासत जो थे, रियासत के प्रमुख को क्या कहा गया, राजा, या क्या कहा गया, सामंती राजा कहा गया, जो स्थानीय स्तर पर वे सभी अधिकार और शासन के अधिकार रखते थे जो केंद्रीय स्तर पर किसी राजा को प्राप्त होता था। ये सामंती राजा अंग्रेजों के अधीनता में क्या करते थे, शासन किया करते थे। तो अब इन 14 रियासतों की शुरुआत 1865 से हो गई। अब ये रियासत ऐसे ही चले आ रहे थे जैसे ही क्या होता है भाई, हमारा देश आजाद होता है, और देश आजाद होता है तो पूरे भारत में जब सर्वेक्षण किया जाता है तो 565 रियासतें लगभग, किसी किताब में 562, किसी में 563 आती है, 565 रियासतें पूरे भारत देश में देखने को मिलती है, जिसमें से बहुत सारी रियासतें जो है पाकिस्तान में चली गई, बहुत सारी रियासतें जो है, अधिकांश रियासतें भारत में ही क्या हो गई है, मिल गई है। ये रियासत जो थे, अगर हमने एक नहीं किया होता तो आज भारत 565 अलग अलग देशों में या टुकड़ों में क्या रहता, विभाजित रहता, या ये कह लो 565 राज्यों में विभाजित रहता। सोच के देखिए, आज भारत में 33 केंद्र शासित मिला दिया जाए तो 28 राज्य हमारे राज्य है और बाकी 8 केंद्र शासित है। तो इन राज्यों में तो इतना प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, घोलझोल होता है, लेकिन अगर 565 राज्य होते तो हमारे यहाँ व्यवस्था क्या होती। तो ये था इंट्रोडक्शन कि कैसे रियासतों की क्या होती है, शुरुआत होती है। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के रियासतों का जो विलीनीकरण है, उस विलीनीकरण का प्रोसेस पे हम चलते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ के रियासतों को भारत संघ में क्या किया गया, मिलाया गया। सबसे पहली चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा, एक है आपका कैबिनेट मिशन योजना। कौन सा योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया था, एक प्रावधान किया गया था 1946 में, और यह बताया गया था कि जो कैबिनेट मिशन के तहत बोला गया कि जितने भी देसी रियासत है वो स्वतंत्र है। किस चीज के लिए स्वतंत्र है, या तो वो भारत संघ में शामिल हो जाए, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, अपना स्वतंत्र देश और संविधान के रूप में क्या करे, अपना संचालन करे। चूंकि भारत के अंदरूनी भाग में या भारत के आंतरिक क्षेत्र में ही इतनी सारी रियासतें थी, उन रियासतों को स्वतंत्रता से छोड़ दिया जाना एक बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाती, एक बड़े भूभाग के लिए, बड़ी राजनीतिक स्थिरता के लिए। तो इसीलिए भारत सरकार के उस टाइम के रियासत विभाग के प्रमुख या हेड बनाए गए किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इन रियासतों को एक करने का क्या किया, प्रयास किया। चले, छत्तीसगढ़ के जो रियासतों का विलीनीकरण है उसमें जो सबसे पहली घटना आती है उसको याद रखेंगे, वो है पूर्वी राज्य संघ का गठन। ये जो पूर्वी राज्य संघ है ना, इसका गठन कब हुआ है, तो जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ है। ध्यान रखेंगे कब गठन हुआ है इसका, जुलाई 1946, सॉरी जुलाई 1946 में इसका क्या होता है, बैठक होता है। ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 में बैठक। बैठक कहाँ होता है भाई, कलकत्ता में होता है। और इसका गठन पूछे तो गठन बताएंगे आप कब हुआ है, अगस्त 1946 में इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। और इन्होंने कार्य प्रारंभ कब किया है पूछे तो क्या बताओगे, कार्य प्रारंभ इन्होंने किया है 1 अगस्त 1947 को। और इसका मुख्यालय कहाँ था पूछे तो बताएंगे कहाँ था, रायपुर में इसका कहाँ था, मुख्यालय था। पूर्वी राज्य संघ कहने का आशय यह है कि भारत के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, इन दोनों राज्यों को मिलाकर जितने भी यहाँ पर देसी रियासतें थी, उन रियासतों ने आपस में एक क्या बना लिया, संघ बना लिया। उद्देश्य में यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासत कैबिनेट मिशन योजना के तहत सुझाए गए प्रावधान की रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है, इसको लेकर इन्होंने अपना क्या दर्ज करा लिया, अपना एक क्या बना लिया, संघ बना लिया, यूनियन बना लिया। और इनका उद्देश्य एकमात्र यही था कि ये भारत संघ में नहीं मिलना चाहती थी, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। अतः इन्होंने अपना एक संघ बनाया और संघ बनाकर अपना एक नए संविधान और देश का संचालन या राज्य का संचालन करने की विधियों को क्या कर दिया, इन्होंने बनाकर रख दिया। तो इनका उद्देश्य क्या था पूछे तो क्या बताओगे, कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। और कौन कौन थे इसमें, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ रियासत थे जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, इनकी बैठक होती है, बैठक को भी मैंने बताया यहाँ पर कहाँ हुई थी, बैठक कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 1946 में इनकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। तो बैठक यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर से, जुलाई 1946 में कहाँ हुई थी, कलकत्ता में इनकी क्या हुई थी, बैठक हुई थी। ठीक है, संघ के बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड का अध्यक्ष को छोड़ दो, संघ में छत्तीसगढ़ के सदस्य, ये जो संघ बना है ना पूर्वी राज्य संघ, इस पूर्वी राज्य संघ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासत है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उड़ीसा व
छत्तीसगढ़ के क्या थे, इसमें रियासत के राजा लोग थे। अब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से रियासत जो है पूर्वी राज्य संघ में शामिल थे, इसको आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ के जो राजा पूर्वी राज्य संघ में शामिल थे, या कौन कौन से रियासत शामिल थे, तो उसको आप अच्छे से याद रखेंगे। एक आपके थे कौन, कोरिया। एक आपके थे कौन, सारंगढ़। अभी मैं सारे रियासतों को मैप में दिखाता हूं। एक आपके थे कौन, खैरागढ़। एक आपके थे कौन, छुई खदान। और एक थे आपके कौन, कांकेर। और एक रियासत थे कौन, बस्तर। ये सब ऐसे रियासत थे जो अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, जो किसी भी तरीके से आपके भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। यहां पर एक नाम और आएगा जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है, शक्ति। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, और ये रियासतें उड़ीसा के रियासतों के साथ मिलकर क्या बना लिए, पूर्वी राज्य संघ का गठन कर लिया। यहां पर दिख रहा है संघ के बोर्ड का अध्यक्ष। संघ का जो शासक बोर्ड था संघ का, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष कौन थे, कोरिया नरेश। कौन थे, कोरिया नरेश रामानुज प्रताप सिंहदेव। ये क्या बनाए गए थे, पूर्वी राज्य संघ के शासक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, या अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब क्या समझ गए कि जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रावधान किया गया कि भारत की जो देसी रियासत है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, या तो भारत संघ में मिल जाए या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र अपने शासन का क्या करे, संचालन करे। उस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राज्य के रियासत के राजाओं ने क्या सोचा कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, हम भारत संघ में शामिल नहीं होंगे। और ये दोनों राजा, दोनों क्षेत्र के रियासत के राजाओं ने अपना एक संघ बना लिया जिसे नाम दिया गया पूर्वी राज्य संघ। इस पूर्वी राज्य संघ का जो शासक बोर्ड का अध्यक्ष था वो कौन थे, रामानुज प्रताप सिंहदेव, जो कि कोरिया रियासत के क्या थे, राजा थे। आपसे पूछेगा सवाल कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से रियासत आपके पूर्वी राज्य संघ में शामिल थे, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे, तो उसमें आप बताएंगे इन सारे रियासतों का नाम बताएंगे जो स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्या, पूर्वी राज्य संघ। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रियासतों का विलीनीकरण। यानी कि अब शुरू होगा हमारा वो चैप्टर जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से रियासत हमारे यहाँ क्या होते हैं भाई, विलय होते हैं। ठीक है, चल कहां पे थे हम लोग, यहां पे थे। रियासतों का विलीनीकरण वाला जो प्रोसेस है उसमें हमको देखना है कि पूरे देश में तो 565 रियासत थे, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कितने रियासतें थी, 14 रियासत थे। तो सबसे पहले हम उन नामों को देखते हैं कि वो 14 रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन थे, इसको हमें देखना है। चले सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। यहां पर आपका आएगा कोरिया रियासत। कौन सा रियासत था, कोरिया। इसी कोरिया के साथ में आएगा आपका चांग बखार रियासत। कौन सा रियासत है, चांग बखार रियासत। याद रखेंगे, कोरिया रियासत फिर चांग बखार रियासत, 14 रियासतों को हम देख रहे हैं। इसी बीच यहां पर आएगा आपका सरगुजा रियासत, और बगल में आएगा आपका जशपुर रियासत, और यहां पर रायगढ़ वाला एरिया में आएगा आपका उदयपुर रियासत। ये 5 रियासत ऐसे हैं जो पहले कहां शामिल थी, पहले उड़ीसा राज्य में शामिल थी, या बंगाल प्रांत में शामिल थी, जिन्हें 1905 में बंगाल विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यानी कि मध्य प्रांत में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो ये 5 रियासतें ऊपर की हो गई। इसी के साथ यहां पर आपको एक सारंगढ़ रियासत देखने को मिलेगा, और ऊपर में एक क्या मिलेगा, रायगढ़ रियासत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा, ऊपर सरगुजा संभाग में 5 रियासत, बिलासपुर संभाग में आओगे तो रायगढ़, सारंगढ़, यहां बगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, शक्ति देखने को मिलेगा। कौन सी रियासत है भाई, शक्ति। ठीक है, शक्ति एक क्या हुई, रियासत हुई। फिर आ जाइए कहां पे, कवर्धा। कवर्धा एक रियासत था हमारा। कवर्धा के नीचे में आप आओगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, खैरागढ़ छुई खदान। तो यहां पर आपको खैरागढ़ रियासत मिलेगा। यहीं पर आपको छुई खदान रियासत मिलेगा। इसके नीचे में आपको राजनांदगांव जिसे कहते हैं ना, तो वहां पर आपका नांदगांव रियासत एक मिलेगा। और नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको कांकेर रियासत मिलेगा। और सबसे नीचे यहाँ पर आओगे तो पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, बस्तर रियासत देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासत हुए। कौन कौन से रियासत देख लेते हैं, पहला कोरिया, दूसरा चांग बखार, तीसरा सरगुजा, चौथा जशपुर, पांचवा उदयपुर, छठवां रायगढ़, सातवां सारंगढ़, आठवां शक्ति, 9वां कवर्धा, 10वां खैरागढ़, 11वां छुई खदान, 12वां नांदगांव, 13वां कांकेर और 14वां बस्तर। यही 14 देसी रियासत थे जिनको भारत संघ में क्या कराया गया, शामिल कराया गया। आइए चलते हैं छत्तीसगढ़ में रियासतों का विलीनीकरण और इसकी प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। पूर्वी राज्य संघ समझ में आ गया, 14 रियासतें कौन कौन सी थी ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इन 14 रियासतों को कैसे मिलाया जाएगा।
भारत सरकार में, किसमें, भारत सरकार में रियासत विभाग के जो प्रमुख मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को सौंपा गया था पूरे देसी रियासतों को क्या करना, एक करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपा गया था। और इनके सचिव बनाए गए थे कौन? वीपी मेनन। इनके सचिव कौन बनाए गए थे? वीपी मेनन बनाए गए थे। अब सरदार पटेल ने क्या किया, एक घोषणा कर दिया, घोषणा नहीं किया, कहा जाए आग्रह किया। आग्रह कब किया इन्होंने? 5 जुलाई को। इस घटना को याद रखेंगे, 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल ने क्या किया भाई? आग्रह किया। पटेल ने क्या किया? आग्रह किया। आग्रह किससे किया? सभी देशी रियासतों से। आग्रह इन्होंने किससे किया? सभी देशी रियासतों से इन्होंने क्या किया? आग्रह। और क्या आग्रह किया? भारत में जितने भी देशी रियासत है उन सब से यह आग्रह किया कि आप सभी स्वेच्छा से किस में मिल जाओ? भारत संघ में शामिल हो जाओ। आग्रह क्या किया? भारत संघ में शामिल होने का। भारत संघ में शामिल होने का इन्होंने क्या किया? आग्रह किया। जैसे ही इन्होंने आग्रह किया, सभी के सभी देशी रियासतों में क्या मच गई भाई? एक कौतूहल मच गई, एक परिवर्तन का डर सताने लग गया और सोच में पड़ गए सभी रियासत कि अब क्या होगा? अब तक तो हम स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। अब हमें किसी के अधीनता में जीवन भर शासन करना पड़ेगा। हमारी स्वतंत्रता छिन गई, हमारा संविधान छिन गया, हमारे तौर तरीके क्या हो जाएंगे? छिन जाएंगे। तो सभी देशी रियासतों में एक क्या आ गई भाई? खौफ आ गई, एक परिवर्तन को लेकर भय आ गया। तो इसीलिए क्या कहा गया? उस भय को दूर करने के लिए 25 जुलाई 1947, 1947 ध्यान रखना, 25 जुलाई 1947 को हमारे भारत के जो वायसराय थे, क्या नाम है उनका? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ये बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? घोषणा किया और बोला कि 25 जुलाई को मिलिए सभी के सभी। कहाँ पे? दिल्ली में। खाने पीने की व्यवस्था रहेगी आप सभी लोग के लिए, आइएगा। फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे का व्यवस्था क्या रहेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। कब? 25 जुलाई 1947 को। इस बैठक में पूरे देश की रियासत के राजाओं को क्या किया गया? बुलाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के रियासत के राजा लोग भी क्या हुए? शामिल हुए। और इसी दिन, कब की बात है? 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिल्ली में जो बैठक हो रही थी, उस बैठक में यह घोषणा किया कि जितने भी देशी रियासत है वो सभी के सभी 15 अगस्त 1947 से पहले, जितने भी रियासत है वो सभी के सभी 15 अगस्त 1947 से पहले अपने विदेशी मामले, अपनी सुरक्षा यानी कि सेना की मामले, और अपने संचार यानी कि यातायात वगैरह, ये जितने भी मामले हैं वो सभी के सभी किसको सौंप दे? केंद्र सरकार को सौंप दे, भारत सरकार को सौंप दे। ये किन्होंने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। कब कहा? 25 जुलाई 1947 को जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उस दिल्ली की बैठक में माउंटबेटन ने सभी देशी रियासतों से आग्रह किया या उनको कहा कि आप सभी 15 अगस्त 1947 से पहले अपने विदेशी सुरक्षा और संचार के मामले किसको सौंप दे? भारत सरकार को सौंप दे। क्लियर है? किसको सौंपने को बोला गया? भारत सरकार को इन्होंने सौंप देने को कहा। अब रियासत के राजाओं में फिर से हलचल हो गई। कहा कि भाई हम तो सिर्फ यहां पर सुनने आए थे, अब तो हमको क्या करना है? सौंपने को बोला जा रहा है। और सौंपने को जैसे ही बोला गया, एक यहां पर यह भी डिसाइड किया गया कि कौन कौन से देशी रियासत स्वेच्छा से अपने आप भारत संघ में मिलना चाहते हैं। क्योंकि अगर जो स्वेच्छा से नहीं मिलना चाहेगा उसको तो भी लाद घूसा डंडा वंडा जैसे भी करके मिला ही लेंगे, जैसे कि हैदराबाद को मिलाया गया था, नहीं मिलना चाह रहा था ना, फिर भी मिला लिया। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ के राजाओं के लिए भी एक यहां पर क्या भेजा गया? अनुबंध पत्र भेजा गया। क्या भेजा गया? अनुबंध पत्र, या इसी को एक दूसरा नाम आता है अधिमिलन पत्र। अनुबंध पत्र या अधिमिलन पत्र, ये भेजा गया। अब ये अनुबंध पत्र या अधिमिलन पत्र क्या होता है? इसमें यह जानने का प्रयास किया गया कि कौन कौन से रियासत ऐसे हैं जो स्वेच्छा से भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं, और जो स्वेच्छा से होना चाहते हैं वो हो जाएंगे, और जो नहीं होना चाहते वो पता चल जाएगा भाई कौन कौन नहीं होना चाहते, और जो नहीं होना चाहते उनको फिर बताएंगे हम कैसे कराना है उसको। तो सरदार पटेल तो पूरी तरीके से क्या थे भाई?
आश्वस्त थे कि उनको कैसे भी करके भारत की रियासतों को क्या करना है, एक करना है। चूंकि भारत की रियासत में छत्तीसगढ़ की वो 14 रियासत भी आते हैं, और कुछ 14 रियासतों में से एक दो रियासत ऐसे भी थे जिन्होंने क्या सोचा कि मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखूंगा, जिसमें से एक रियासत है बस्तर का रियासत, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रियासत था बस्तर रियासत। दो तीन राज्यों को मिला दिया जाए ना तो भी उतना बड़ा क्षेत्र नहीं बनता था। तो बस्तर रियासत एक लंबे समय से किसी केंद्रीय अधिसत्ता को स्वीकार नहीं किया था। जैसे अन्नम देव ने 1324 में काकतीय वंश की शुरुआत की थी बस्तर में, तो 1324 से लेकर जब तक 6 अप्रैल 1776 तक कोटपाड़ की संधि ना हो गई, तब तक बस्तर किसी भी केंद्रीय अधिसत्ता को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वो मराठों के अधीनता में क्या करता है, शासन करता है। तो बड़ा भूभाग होने के कारण बस्तर रियासत स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना चाहता था, और बस्तर ने अपने आप को एक अलग राज्य बनाने की मांग भी की हुई थी। हालांकि उसे राज्य नहीं, जिला का दर्जा दिया गया। ठीक है, चले तो यहां तक की घटना समझ में आ गई। 25 जुलाई 1947 को सब लोग दिल्ली गए थे, खाना वाना खाए। खाना वाना खाने के बाद फिर उनको माउंटबेटन बोले कि भैया दे देना, नहीं तो हम तो ले ही लेंगे तुमसे। तो माउंटबेटन के बाद फिर यहां पर अगली घटना पे चलते हैं। अब अधिमिलन पत्र की बात चल रही है। अच्छा, अगली घटना पे चलने से पहले बता दूं, हमारे यहाँ सीजीपीएससी प्री और व्यापम की ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो रही है। 1 सितंबर से शुरू हो रही है भाई हमारे यहाँ। आप में से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, बहुत ही कम न्यूनतम शुल्क पर है, कम से कम एक बार विजिट कीजिए हमारे ऑफिस को, एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए, डेमो क्लास लीजिए। उसके बाद फिर आप चाहे तो आप एडमिशन लीजिए, ना चाहे तो कोई बात नहीं है। इस नंबर पर आप क्या कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। चले आगे चलते हैं। मैं कहाँ पहुंचा था, मैं पहुंचा था अधिमिलन पत्र पर। अधिमिलन पत्र, इसी अधिमिलन पत्र को और क्या कहा गया, अनुबंध पत्र कहा गया। अनुबंध पत्र होता यह है कि भारत सरकार के रियासत विभाग के द्वारा सभी देशी रियासतों को 1 अगस्त 1947 को यह अधिमिलन पत्र पोस्ट के जरिए भेजा गया, और सभी को पोस्ट के जरिए मिलने वाला था। छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत के राजा थे, वे सभी के सभी भी क्या चाहते, मतलब सभी कोई जानते थे कि भाई अब तो हमें भी ये मिलेगा, और हमें अपना कम से कम फीडबैक देना पड़ेगा कि मैं चाहता हूं मिलना या मैं नहीं चाहता हूं। और अगर मैं चाह रहा हूं मिलना तो मेरी स्वतंत्रता चल देगी भारत सरकार के हाथ में, और अगर मैं नहीं चाह रहा हूं मिलना तो फिर वो लोग करेंगे दबाव। तो इस चीज को ध्यान में रखकर 1 अगस्त 1947 को ही राजाओं की क्या होती है, बैठक होती है। 1 अगस्त 1947 को राजाओं की बैठक होती है, और यह बैठक कहां होती है, रायपुर में होती है। और रायपुर में कहां होती है, राजकुमार कॉलेज में होती है, राजकुमार महाविद्यालय में होती है, कॉलेज में। तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि रियासत के राजाओं की बैठक कब हुई है, 1 अगस्त 1947 को। कहां हुई है, रायपुर में हुई है। और रायपुर में कहां हुई है, राजकुमार कॉलेज में हुई है। तो सभी के सभी देशी रियासत इस बैठक में शामिल होते हैं। ध्यान रखना, इसमें बस्तर रियासत शामिल नहीं था। यह एक सवाल बनेगा। जो सभी देशी रियासतों की बैठक रायपुर में 1 अगस्त 1947 को हुई है, उस बैठक में बस्तर रियासत शामिल नहीं था। बस्तर रियासत ने अपने आप को क्या रखा, अलग रखा। चूंकि सभी रियासत के राजा रायपुर गए, बैठक में शामिल हुए, सभी आपस में विचार विमर्श किए कि भाई क्या करना चाहिए, बतागा तय मिलबे कि नहीं मिलबे सियान, ऐसे करके एक दूसरे राजाओं से उन्होंने पूछा तोर का विचार है, तय मिला था कि नहीं मिला था, ऐसे करके। तो भाई कोई भी नया घटना अगर हो रहा है तो एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे ना। मान के चलो हम तो कोचिंग वाले हैं, आज के डेट में अगर मान के चलो अचानक से पीएससी का सिलेबस पूरा चेंज कर दे, पूरा का पूरा चेंज कर दे, तो हम कोचिंग वाले भी क्या करेंगे, एक दूसरे कोचिंग के सहयोग से क्या करेंगे, पूछेंगे ना कैसे करना चाहिएगा, बताना, पूछेंगे ना। तो वैसे ही जो देसी रियासत थे ना, वो राजाओं लोग आपस में चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया 1 अगस्त को छत्तीसगढ़ की रियासत के राजाओं ने कि अब क्या करना है हमें, हाँ, केंद्र के जो संविधान है उस संविधान को मान्यता देना है। तो डिसीजन क्या हुआ इस बैठक का, इस बैठक का फीडबैक, निर्णय क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि संघ के संविधान को मान्यता दी गई। संघ के संविधान को क्या दी गई, मान्यता। और कुछ मांगे थी इनकी, उन मांगों को तो अभी चर्चा नहीं करेंगे। उन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की रियासत के राजाओं ने अपना एक क्या बना लिया, संघ बना लिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रियासत के राजाओं ने अपना क्या बना लिया, संघ बना लिया। और इस संघ ने अपना एक कार्यकारिणी समिति बनाया।
कार्यकारिणी समिति। ध्यान रखिएगा मैं क्या बता रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। 1 अगस्त को सब राजा छत्तीसगढ़ के कहां पहुंचे, रायपुर। बस्तर वाला बस नहीं पहुंचा, सब के सब ने यह डिसाइड किया ठीक है कि हम संघ के संविधान को क्या देंगे, मान्यता देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम अपना एक क्या बना लेते हैं, कार्यकारिणी समिति बना लेते हैं। इस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, पी.एन. कृष्णा राव। कौन बनाए गए थे अध्यक्ष, पी.एन. कृष्णा राव। अध्यक्ष कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, किसको बनाया गया था, पी.एन. कृष्णा राव को अध्यक्ष बनाया गया था। और इस कार्यकारिणी समिति के सचिव बनाए गए थे लीलाधर सिंह। कौन बनाए गए थे, लीलाधर सिंह। और लीलाधर सिंह जो है ना वो शक्ति रियासत के क्या थे, राजा थे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। 1 घंटे का लगभग वीडियो रहेगा, उस 1 घंटे में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यकारिणी समिति इन्होंने बना लिया, उसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नियुक्त किए गए किसको, पी.एन. कृष्णा राव को, और सचिव बनाया गया किसको, लीलाधर सिंह को। इसी दिन याद रखना ये जो अधिमिलन पत्र है 1 अगस्त 1947 को सभी देसी रियासत के राजाओं को क्या होता है, प्राप्त होता है, खासकर छत्तीसगढ़ के। एक दूसरी चीज याद रखना कि ये जो कार्यकारिणी समिति बनी थी, ये जो संघ बना था, इस संघ को या इस संघ से कवर्धा रियासत ने अपने आप को क्या रखा, अलग रखा। ये इन्होंने जो कार्यकारिणी समिति बनाई थी ना, इस कार्यकारिणी समिति से कवर्धा रियासत ने स्वयं को क्या रखा था, अलग रखा था। बस्तर रियासत गया ही नहीं था, कवर्धा रियासत ने स्वयं को इस कार्यकारिणी समिति से या संघ से क्या रखा था, अलग रखा था। अब आते हैं इस पे अधिमिलन पत्र पर। 1 अगस्त 1947 को सभी छत्तीसगढ़ के देसी रियासत के राजाओं को पोस्ट के जरिए क्या होता है, अधिमिलन पत्र प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी स्वीकृति देनी क्या कर दी, शुरुआत कर दी। तो अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, अधिमिलन पत्र या अनुबंध पत्र में स्वीकृति। कब कब किसने किसने स्वीकृति दी है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसके लिए याद रख लेना खैरा, क्या याद रखोगे, खैरा के कोस में राका का नाच, बस इतने को ही याद रख लेना। अगर आपको 14 रियासत के नाम याद है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। कोरिया, चांगभंगार, सरगुजा, जशपुर, उदयपुर, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, राजनांदगांव यानी कि नांदगांव, कांकेर और बस्तर, ये 14 रियासत है। अब आपको कैसे याद करना है, अधिमिलन पत्र या अनुबंध पत्र में स्वीकृति किसने किसने स्वीकृति दिया है, इसको आपको याद करना है। तो इसको कैसे याद करोगे, खैरा के कोस में राका का नाच, खैरा मतलब खैरागढ़, क्या ले लोगे भाई, खैरागढ़। ठीक है, के को साइलेंट रखना, कोस, कोस से याद रखना क्या, कोरिया, और स से याद रखना क्या, कोरिया के बगल में ही है ना सरगुजा, कोरिया बना किससे, सरगुजा से। ठीक है, मे को रखना साइलेंट, रा से याद रखना रायगढ़, और का से याद रखना कांकेर, का से क्या याद रखोगे, कांकेर। फिर थोड़ा सा गैप देना, ना से याद रखना नांदगांव, ना से क्या याद रखोगे, नांदगांव, और ज से याद रखना क्या, जशपुर, जैसे क्या याद रखोगे, जशपुर याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो अधिमिलन पत्र या अनुबंध पत्र है उसमें स्वीकृति दी गई इनके द्वारा। सबसे पहले स्वीकृति दी गई किसने, खैरागढ़ रियासत के राजा ने 5 अगस्त 1947 को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किया। 2 पत्र आएंगे, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर, एक अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर। तो जो पहला दिया गया अधिमिलन पत्र वो क्या है, एक स्वीकृति मात्र है कि हाँ मैं मिलना चाहता हूं भारत संघ में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एनओसी है समझ लो एक प्रकार से। तो 5 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किया, खैरागढ़। ध्यान रखना इसको, अधिमिलन पत्र पर सर्वप्रथम किस राजा ने किस रियासत के राजा ने हस्ताक्षर किया, खैरागढ़ रियासत के राजा ने हस्ताक्षर किया। खैरागढ़ को देखकर 7 अगस्त को कोरिया रियासत के राजा ने भी हस्ताक्षर कर दिया। फिर इसके बाद सरगुजा ने भी 9 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया, और रायगढ़ और कांकेर ने 11 अगस्त को हस्ताक्षर किया। साथ में याद रखना नांदगांव ने 22 अगस्त को हस्ताक्षर किया, और जशपुर ने 1 सितंबर को सबसे अंत में क्या किया भाई, हस्ताक्षर किया है, जिसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बीच में जो गैप दिख रहा है ना, इस बीच में गैप, तो जितने भी रियासत बच गए वो सभी रियासत यहां पर आएंगे, और इन सब का डेट आएगा क्या,
15 अगस्त के पूर्व। आपको 14 रियासत आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन आप इनके क्रम को याद करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। तो यहां पर मैं बता दिया हूं, खैरा के कोस में राका का नाच, खैरागढ़, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और आपका नांदगांव और जशपुर। ठीक है, बीच में जो बच रहा है कौन सा डेट के बाद, 11 अगस्त और 22 अगस्त के बीच में जो डेट आएगा वो कौन सा आएगा, 15 अगस्त के पूर्व। जितने रियासत बच गए वो सभी के सभी कब हस्ताक्षर कर दिए अधिमिलन पत्र पर, 15 अगस्त के पूर्व। कहने वाले बहुत सारे रियासत कह रहे थे कि मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन देखा कि भाई हैदराबाद का हालत खराब हो गया है, हमारा भी ना हो जाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी अपनी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करके छत्तीसगढ़ की देसी रियासतों ने अपनी सामंती राजा के दर्जा को क्या करना चाहा, समाप्त करना चाहा, और भारत संघ में मिलने की क्या दे दी गई, स्वीकृति दे दी गई। इस बीच जो रियासत विभाग था, उस रियासत विभाग ने क्या कर दिया, भारत के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के रियासत थे उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। किस में बांट दिया भाई, अलग अलग श्रेणियों में। क्लियर है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो एक यहाँ पर कवर्धा रियासत है, एक यहाँ पर कौन सा है, खैरागढ़ रियासत है, तो कवर्धा और खैरागढ़ रियासत को अलग अलग श्रेणी में रख दिया। कवर्धा के साथ में कांकेर बस्तर को रख दिया, खैरागढ़ के साथ में आपका नांदगांव और इधर सक्ती और सारंगढ़ को रख दिया। और अलग अलग श्रेणियों में बांटने से क्या होगा भाई, एक विरोध हुआ। विरोध कहने का मतलब यह है कि मान के चलो कवर्धा आज किस में है, छत्तीसगढ़ में है, अगर वो दूसरे श्रेणी में रहता तो वो किस में हो जाता, मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता, जबकि प्रारंभ से इसी क्षेत्र में क्या करना चाह रहा है, शासन करना चाह रहा है। तो इस वजह से अलग अलग श्रेणियों में जब रियासतों को बांटा गया, तब यहाँ के जो देसी रियासत के राजा थे उन्होंने विरोध किया इसका, और विरोध करने के बाद फिर से एक क्या हो गया भाई, एक दिक्कत सामने आ गई, और उन्होंने कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे भारत संघ में, यहाँ पर हम नहीं मिलेंगे, ऐसा कहने लग गए। तो इसी बीच में अब अगला जो स्टेप आता है वो है काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट। इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई जाओ समझाओ उसको, प्यार से मना के लाओ, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला, केवल श्रेणी में बांटे हैं, उनको रखेंगे एक ही जगह पे, सुविधा भी वैसे ही देंगे। तो इस उद्देश्य के साथ काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट का क्या किया गया, गठन किया गया 1947 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा, याद रखेंगे कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये नेतृत्व करते थे। साथ में याद रखना इनके सचिव कौन बनाया गया था भाई, काउंसिल ऑफ एक्शन का सचिव कौन बनाया गया था, सचिव थे जय नारायण पांडे। कौन थे भाई, जय नारायण पांडे। इनका नाम आप सुने होंगे 1942 के उसमें, ठीक है। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था इनका, उद्देश्य सिर्फ यह था छत्तीसगढ़ की रियासतों को, छत्तीसगढ़ के रियासतों को भारत संघ में शामिल कराना, भारत संघ में शामिल कराना। ठीक, अब यहां पर क्यों शामिल कराना, इनको क्यों सौंपा गया था काम, कारण यही था, कारण ये था कि जो भी रियासत थे ना छत्तीसगढ़ के, उनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियों में या वर्गों में क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। अलग अलग श्रेणियों में क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था। और अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने के कारण रियासतों ने क्या किया, कहाँ के रियासतों ने, छत्तीसगढ़ के रियासतों ने क्या किया, विरोध दर्ज कराया, विरोध किया कि हम भारत संघ में नहीं मिलेंगे। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जय नारायण पांडे के प्रयासों से इन रियासतों को समझाइश दी गई कि देखो कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, जैसा पहले जो था वही था, आगामी फिर से एक बैठक होनी है जिसमें आप लोगों के लिए फाइनल नियम कानून बनाकर दे दिया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी, क्या क्या सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। इस ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ के रियासतों ने फिर से क्या दे दिया, स्वीकृति दे दिया। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के वह व्यक्ति जिन्होंने यहाँ के रियासत के राजाओं को भारत संघ में शामिल कराने में प्रमुख योगदान दिया, वो कौन है पूछे तो आप क्या बताओगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है। और इनके सहयोगी कौन थे, तो जय नारायण पांडे जी थे। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट 1947 का बहुत बड़ा योगदान रहा है छत्तीसगढ़ के रियासत के राजाओं को भारत संघ में शामिल कराने में। ठीक है, आगे चलते। अगला है राजाओं की ऐतिहासिक बैठक। अब यहां पर सब चीज फाइनल हो गया, मिलना है भाई, अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर हो गया। अब इनकी खाना पूर्ति की जाएगी, इनको बताया जाएगा क्या क्या व्यवस्थाएं हम आपके द्वारा दी जाएंगी। इसके लिए जो हमारे सरदार पटेल जी थे, भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और रियासत विभाग के हेड, जिनके प्रयासों से सभी रियासतों को मिलाया गया, उन्होंने नागपुर में एक क्या रखा भाई, बैठक रखा। तो जो पूर्वी राज्य संघ या पूर्वी राज्य क्षेत्र था,
उस पूर्वी राज्य क्षेत्र के जो आपके राजा थे या रियासत थे, उनको बुलाया गया कहाँ पे? नागपुर में। तो इनका स्थान कहाँ था? नागपुर था। ये जो बैठक हुई ना, वो बैठक कहाँ हुई? नागपुर। तिथि याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1947। एक किताब है, संदर्भ की किताब है, उसमें 15 सितंबर 1947 दिया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो दोनों को समझ, लेकिन ज्यादातर याद रखना ग्रंथ में जो है ना 15 दिसंबर 1947 दिया हुआ है। 15 दिसंबर को ही आपको आंसर लेके चलना है। एक दूसरा सोर्स भी मैं बता दिया हूँ, बृहद संदर्भ के ग्रंथ में 15 सितंबर दिया हुआ है, वो भी एक प्रमाणिक किताब ही है। तो अपने स्वविवेक से क्या लेंगे? काम लेंगे। तो 15 दिसंबर 1947 को छत्तीसगढ़ की रियासत के राजाओं की ऐतिहासिक बैठक कहाँ पे होती है? नागपुर में होती है। इसका नेतृत्व करते हैं बैठक के कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव, इस टाइम पे सचिव कौन बनाए गए थे? इनके सचिव कौन थे भाई? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन। सरदार पटेल जी के सचिव या इस बैठक के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। प्रांतीय गवर्नर, हमारा जो मध्य प्रांत जो था ना उस टाइम पे, प्रांतीय गवर्नर कौन थे पूछे तो बताएंगे? मंगलदास पकवासा। प्रांतीय गवर्नर कौन थे? मंगलदास पकवासा, ये प्रांतीय गवर्नर थे। और प्रांतीय मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन थे भाई? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये क्या बनाए गए थे? हमारे यहाँ के प्रांतीय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रांत के। और हमारे यहाँ के प्रांतीय गृह मंत्री पूछे तो बताइएगा? द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये क्या थे? ये भी इस बैठक में शामिल थे। अब छत्तीसगढ़ के जो रियासत है ना, उन रियासत में याद रखिएगा 10 या किसी किसी किताब में देता है 11, 11 रियासत, 11 रियासतें बैठक में क्या हुई? शामिल हुई। ये जो 11 रियासतें हैं, ये बैठक में क्या हुई थी? शामिल हुई थी। छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासतें थी, उस 14 में से किसी किताब में 10 देता है, किसी किताब में 11 देता है। 14 में से 10 या 11 रियासतें इस बैठक में शामिल होने गई थी। कहाँ पे? नागपुर में। और नागपुर में जाने के बाद यहाँ पर घोषणा किया गया, जो छत्तीसगढ़ के रियासती क्षेत्र है उनके लिए भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। और उसी घोषणा ने जो है उनका दिल जीत लिया, किनका? जो रियासत के राजा थे। और उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की कि तत्काल हस्ताक्षर किए, साइन किए और वापस आ गए। अब ये घोषणा क्या थी समझिएगा। घोषणा यह किया गया कि पहला ऐसे रियासत जिनकी वार्षिक आय, वार्षिक आय 1 लाख रुपए है। कितनी है? 1 लाख रुपए है। उन्हें 15% क्या दिया जाएगा? वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। क्लियर है? ऐसे रियासत जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए है, उन्हें वार्षिक आय का 15% प्रतिवर्ष भारत सरकार के द्वारा भत्ता स्वरूप दिया जाएगा, खर्च के लिए दिया जाएगा। और ये आज भी दिया जाता है, शायद बंद हो गया, आइडिया नहीं है मुझे। ठीक है। दूसरा, जिनकी वार्षिक आय, ऐसे रियासतें जिनकी वार्षिक आय कितनी है भाई? एक मिनट, 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए है। इन्हें 10% क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया जाएगा वार्षिक। और तीसरे नंबर पे है ऐसे रियासतें जिनकी वार्षिक आय कितनी है? 10 लाख रुपए है। उन्हें 7.5% क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया जाएगा। अच्छे से याद रखना कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या इनको सुविधाएं दी गई है। इसके साथ में बोला गया कि जो भी राजाओं के पास जितने भी मकान हैं, क्या क्या है भाई? उनके मकान, उनके भवन, या ये कह लो उनकी जो महलें हैं, महल, और उनकी जो संपत्ति है, उनके जो जेवरात है, ये सारा का सारा उन्हीं के हक में रहेगा, उन्हीं की मालिकाना हक में रहेगा। यानी कि राजाओं को अपने महल, अपनी संपत्ति, अपने पूरे जमीन जायदाद, जेवरात, इन सब को अपने पास रखने का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। और यह घोषणा सुनते ही यहाँ की जो रियासत, जो 10 या 11 रियासतें जो शामिल होने कहाँ गई थी बैठक में? नागपुर गए थे। उन सभी ने तुरंत क्या कर दिया? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जितने रियासत के राजा गए थे उन सभी ने विलय पत्र पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? विलय पत्र की बात कर रहा हूं, न कि अधिमिलन पत्र की बात कर रहा हूं। विलय पत्र यानी कि इन्होंने फाइनली बता दिया कि अब हम भारत संघ में क्या हो गए हैं? शामिल हो गए हैं। तो जो 10-11 रियासतें जो वहां पे गई थी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट का नाम याद रखना, कवर्धा, इसके नीचे में है खैरागढ़, इसके नीचे में है नांदगांव, और यहाँ पर है आपका छुई खदान। ये 4 रियासत के नाम याद रखना जो वहां पर शामिल होने गई थी। और इन्होंने क्या कर दिया भाई?
विलय पत्र पर उसी दिन क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। तो बैठक में राज्य के 14 में से यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 ऑब्लिक करके लिख लेना भाई, रियासत क्या हुए, शामिल हुए, और इन सभी रियासत के राजाओं ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है रानी जयंती देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है, रानी जयंती देवी का नाम आता है। रानी जयंती देवी जो है वो नांदगांव रियासत की रानी थी। कहाँ की, नांदगांव रियासत की क्या थी, ये रानी थी। और नांदगांव रियासत के जो अल्पवयस्क राजा थे दिग्विजय सिंह, क्या नाम थे, दिग्विजय सिंह, इनकी माता थी और इनके संरक्षिका के तौर पर ये क्या कर रही थी, गद्दी संभाल रही थी। तो राजनांदगांव रियासत की रानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम क्या किया, हस्ताक्षर किया। यहां से एक इंपॉर्टेंट निकलकर सामने आता है कि विलय पत्र पर छत्तीसगढ़ के किस रियासत ने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, तो क्या बताओगे, रानी जयंती देवी ने। और सबसे अंत में किसने किया पूछे तो बताना, बस्तर। और बस्तर में इस टाइम पे किसका शासन था, तो शासन था किसका, प्रवीर चंद्र भंजदेव जी का शासन था। किसका शासन था, प्रवीर चंद्र भंजदेव बस्तर के राजा थे। इन्होंने सबसे अंत में क्या किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो यहां से आपका रियासतों का क्या हो जाता है भाई, विलय हो जाता है। चले आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से रियासत के राजा है। एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के रियासत थे ना, छत्तीसगढ़ के रियासत कितने रियासत थे, 14। ये 14 के 14 रियासतें मध्य प्रांत में कब शामिल हुई, पूछे तो क्या बताओगे, मध्य प्रांत में कब शामिल हुई, ये पूछे तो बताएंगे 9 जनवरी 1948 को। कब शामिल हुई, 9 जनवरी 1948 को। और भारत संघ में कब शामिल हुई पूछे, भारत संघ में शामिल, छत्तीसगढ़ की रियासतें भारत संघ में कब शामिल हुई पूछे तो क्या बताओगे, 1 जनवरी 1948। बहुत ध्यान से इस चीज को याद रखना, 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के सभी रियासतों का भारत संघ में विलय होता है। 9 जनवरी 1948 को सभी रियासतों का मध्य प्रांत में क्या किया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। और छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल क्या था, राज्य था। चले अब चलते हैं भाई, अब देख लेते एक नजर इसको कि जो देसी रियासत है उनके कौन कौन से राजा हुए। जैसे कि सबसे पहले जो बस्तर रियासत दिख रहा है यहाँ पे, बस्तर रियासत, बस्तर रियासत कौन सा वंश कहलाता है, काकती वंश कहलाता है। कौन सा वंश, काकतीयों का वहां पर क्या था, शासन था। बस्तर रियासत काकती वंश। संस्थापक कौन थे इसके, अन्नमदेव। कौन थे, संस्थापक। कुछ का संस्थापक याद रखना, सबका याद रखने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर किया गया है वो पूछा गया है, वो पूछता है बार बार और आगे भी पूछेगा। तो किसने किया था, प्रवीर चंद्र भंजदेव ने किया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर, जो उस टाइम के क्या थे, तत्कालीन राजा थे। तो बस्तर को तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं किस पे, कांकेर। कांकेर में शासन था किसका, सोमवंशियों का शासन था। तो वंश भी क्या कहलाएगा, सोमवंश कहलाएगा। इसके संस्थापक कौन थे, सिंहराज थे। कौन थे भाई, सिंहराज। यहां पर दिख रहा है राजा का नाम क्या है, भानु प्रताप सिंहदेव। क्या नाम है, भानु प्रताप। कांकेर में एक तहसील है भानु प्रतापपुर, आपने सुना होगा, कांकेर में एक तहसील है कौन सा, भानु प्रतापपुर। तो बस उसी के नाम पर याद रखना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया है, भानु प्रताप सिंह ने किया है। कांकेर में भानु प्रतापपुर तहसील के नाम पर ही राजा का नाम है जिन्होंने विलय पत्र पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। आगे चलते हैं, राजनांदगांव। राजनांदगांव को उस टाइम पे नांदगांव कहा जाता था। इसका जो वंश है वो बैरागी वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा हुआ है इसका और सरगुजा का, बैरागी वंश। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, महंत हरिदास थे। कौन थे, महंत हरिदास। और जो आपके विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया, रानी जयंती देवी ने किया। यहां पर क्या है, राजनांदगांव, राज को याद रखना किससे, राजा, और राजा को रानी से हो गया प्यार, उसी से याद रखना क्या, रानी जयंती देवी। ठीक है, तो राजनांदगांव में क्या आएगा भाई, रानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। फिर आ जाइए किसमें, खैरागढ़ में। किसमें आ जाओ भाई, खैरागढ़। खैरागढ़ में जो है ना वो है नागवंश। क्या है, खैरागढ़ में नागवंश। अब आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि खैरागढ़ में जो विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, उसको बनवाया ही राजा ने है। और राजा का नाम आपने सुना है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। खैर वीरेंद्र बहादुर है भाई, ऐसे याद रख लेना, खैर वीरेंद्र बहादुर लड़का है, ऐसे करके याद रख लेना। तो जो आपका खैरागढ़ है इसके संस्थापक कौन है, लक्ष्मी निधि राय। जिसके दरबारी कौन थे, दलपत राम राव, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। और जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले हैं वो कौन है, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। खैर वीरेंद्र बहादुर है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ किसमें, छुई खदान में। किसमें आओगे भाई, छुई खदान। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, खदान दिख रहा है, खदान। खदान के आसपास आप देखना, अक्सर देखना खदान के आसपास हल्का फुल्का जंगल होता है, और जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है जंगल के पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं।
जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है जंगल के पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। उसी से याद रखना, खदान, ऋतु, जंगल, पत्ते गिरना, ऋतुपर्ण किशोरदास। क्या बताओगे, ऋतुपर्ण किशोरदास। तो छुई खदान का जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा है छुई खदान रियासत के, वो कौन है, ऋतुपर्ण किशोरदास। और ये भी बैरागी वंश के है, राजनांदगांव, और ये जो है बैरागी। महंत रूपदास इसके संस्थापक है। नेक्स्ट आ जाओ कवर्धा। क्या आ जाओ भाई, कवर्धा। कवर्धा के लास्ट में क्या आ रहा है, धा, तो धा से ही आएगा धर्म राज सिंह। पूरा नाम क्या है इनका, धर्मराज सिंह। कवर्धा लास्ट में धा, धर्मराज सिंह। नेक्स्ट अगले आ जाओ रायगढ़। रायगढ़ बहुत फेमस है, आज ही शुरू हुआ है एक नया जो आपका है ना, चक्रधर सिंह। क्या शुरू हुआ है भाई, चक्रधर सिंह। इन्हीं के नाम पर मनाते हैं ना वहां पे, चक्रधर समारोह मनाया जाता है, तो चक्रधर सिंह याद रखना, रायगढ़। ठीक है, फिर आ जाओ कहाँ, सारंगढ़। अब यहां पे याद रखना सारंगढ़, सा से क्या है सारंगढ़, और स से क्या है साय। स से सारंगढ़ है और स से साय है। देखो नरेंद्र साय, दिखा, नरेंद्र साय। और साय जी कौन है, हमारे मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री कौन होता है, राज्य का राजा होता है ना। तो यहां पर याद रखना सारंगढ़ के राजा, और यहां पर क्या है साय, सा से सारंगढ़, स से साय। मुख्यमंत्री कौन है हमारे, विष्णुदेव साय, और वो क्या है, राजा है। राजा को ही क्या कहा जाता है, नरेश कहते हैं। राजा को ही क्या कहते हैं, नरेश कहते हैं ना। तो यहां से याद रखना नरेश चंद्र सिंह, और जो संस्थापक है वो कौन है, नरेंद्र साय। नेक्स्ट आ जाओ शक्ति। जिसके पास शक्ति है उसकी लीला अपार होती है भाई, जिसके पास शक्ति है उसकी लीला क्या होती है, अपार होती है। तो शक्ति का जो प्रमुख राजा है वो कौन है, लीलाधर सिंह। जिसके पास शक्ति है उसकी लीला अपार होती है। यहां से याद करते चलेंगे चांग भखार। चांग भखार में आ जाएंगे आपके कृष्ण प्रताप सिंह। कौन आ जाएंगे, कृष्ण प्रताप सिंह। ये कहाँ के है, चांग बखार के है। फिर है आपकी क्या, कोरिया। कोरिया और सरगुजा। तो आपने सुना होगा कि जब रामायण काल में भगवान राम कहाँ आए भाई, छत्तीसगढ़ प्रवेश किए, तो कोरिया से होते हुए आए थे, और कोरिया से प्रवेश करने के बाद कहाँ गए, सरगुजा। कौन आए, राम। कौन आए, राम आए। तो राम से याद रखना रामानुज प्रताप, रामानुज शरण, दोनों का नाम सेम है। कोरिया के रामानुज प्रताप है और सरगुजा के रामानुज शरण है। स से सरगुजा, स से शरण, याद रखना। तो रामानुज कोरिया के कौन है भाई, रामानुज प्रताप सिंह देव, और सरगुजा के कौन है, रामानुज शरण सिंह देव। ये है। फिर याद रखना आपका, अच्छा सरगुजा का इस वंश को याद रखना, बार बार इसको पूछा है, रक्सेल वंश को। और छत्री चौहान है कौन, आपके कोरिया। नेक्स्ट आ जाओ किसमें, उदयपुर। उदयपुर में आओगे तो आपको मिलेगा क्या, चंद्रचूर्ण प्रताप सिंह। उदय किसका उदय होता है, रोज रोज सुबह सुबह किसका उदय होता है, सूर्य का होता है ना। सूर्य बस का होता है क्या, 15 दिन में चंद्रमा का भी तो उदय होता है ना। तो चंद्रमा का उदय यहां पर याद रखना, चंद्रचूर्ण प्रताप सिंह देव, कहाँ के, उदय का। फिर आ जाओ जशपुर। जशपुर में राजा ने हस्ताक्षर नहीं किया था, जशपुर में TCR मेनन उनके सचिव थे, उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया। और राजा कौन थे यहाँ पर, विजय भूषण यहाँ के क्या थे, राजा थे। इस प्रकार हमने क्या देखा, छत्तीसगढ़ के प्रमुख रियासतों का विलयकरण देखा, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के रियासतों का क्या हुआ है, विलय हुआ है। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, चाहे CGPSC प्री हो चाहे मेंस हो, हर एक चीज के लिए आपका ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है शेयर कीजिए। और भी डिटेल से अगर आपको पढ़ना हो तो आप हमारे ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पता दिया होगा, इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सवाल जो बना हुआ है, उन सवालों को मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने पीछे क्लास पढ़ा हुआ है, क्लास को पढ़ने के बाद आप बताइए कि आपसे ये सवाल बन रहे या नहीं बन रहे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और नए क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो भी आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने तक।